मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को हिंदी विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसमें जो है हमने संधि के बारे में आपसे मैं बात किया था और संधि में हमने संधि की परिभाषा बताई थी, संधि के प्रकार बताए थे या संधि के भेदों के बारे में मैंने बात किया था। यानी पूरी संधि के बारे में जो उसकी प्रोफार्मा होता है उसके बारे में हमने आपसे बात कर लिया है। उसमें हम दीर्घ स्वर संधि जो 5 भेद बताए हैं उसमें दीर्घ स्वर संधि पर हमने बात किया है। अब उसी क्रम में हम उसी के आगे चलते हैं। तो उसके आगे जो दूसरी प्रकार की संधि है उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर का ही भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि नाम लेते ही पहला बात आना चाहिए कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी परिभाषा क्या है। और दूसरी दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि अगर कोई शब्द दिया है तो हम कैसे यह जानेंगे कि यह गुण स्वर संधि है, या अगर मान लीजिए कि कोई खंडन दिया है तो खंडन को जोड़ना कैसे हम जानेंगे, और शब्द दिया है तो उसको विग्रह करना कैसे जानेंगे। यानी कोई शब्द है तो उसको हम विच्छेद कैसे करेंगे और उसको हम संधि कैसे करेंगे, हमको यही आना चाहिए। तो आसानी से हम क्या कर ले जाते हैं, समझ ले जाते हैं बातों को। तो हम ये आज जानने का प्रयास करेंगे कि पहली बात, अगर कोई भी शब्द दिया है तो हम यह जान लें कि इसमें कौन सी संधि होगी, और गुण हो रहा है तो क्यों गुण ही हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसको हम आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अगर हम पहली बात परिभाषा की बात करें तो परिभाषा जैसा किताबों में दिया जाता है वैसा ही कुछ परिभाषा है। उस परिभाषा को हम देखते हैं और पुनः इससे आसान हम एक क्रिएट करते हैं, परिभाषा क्रिएट करते हैं, एक परिभाषा का निर्माण करते हैं। तो आप किताब में पढ़ते क्या होंगे कि गुण स्वर संधि, इसका संस्कृत का जो सूत्र होता है वह आद गुण होता है। गुण स्वर संधि में यह कह रहे हैं कि परिभाषा पर अगर हम बात करें तो परिभाषा यह कह रहा है, यह नियम कह दीजिए या यहीं पर परिभाषा लिख दीजिए, परिभाषा। और परिभाषा यह कहता है कि यदि अ या आ के बाद क्या आता है, ई आता है, यानी छोटी ई, या बड़ी ई आता है, ऊ आता है, छोटा ऊ, या यहाँ पर बड़ा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, या क्या आता है, री आता है। री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, ऐसा ये परिभाषा कह रहा है। परिभाषा थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आपको याद करने में भी दिक्कत होगी इस प्रकार से परिभाषा को। इससे आसान हम समझते हैं और हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं इससे आसान परिभाषा पर, तो पहली चीज हम क्या कह रहे हैं, हम यहीं पर देख रहे हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए कहा जा रहा है यदि अ या आ के बाद, क्या कह रहा है, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या आते हैं, छोटी ई आता है
या बड़ी ई आता है, यानी छोटी ई या बड़ी ई आता है। इसके बाद क्या आते हैं, ऊ आता है या बड़ा ऊ आता है। पुनः क्या आते हैं, री आते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो यह जो होते हैं यह ए में परिवर्तित हो जाते हैं, यह जो है ओ में परिवर्तित हो जाते हैं और यह अर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा यह नियम कह रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यह नियम कह रहा है। एक बार पुनः देखिए आप, अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ या री आते हैं तो क्रमशः इनका परिवर्तन ए ओ अर में हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर ये परिभाषा कह रहा है। ये परिभाषा यही तो कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ के बाद या आ के बाद क्या आ रहे हैं, अ या आ के बाद क्या आ रहे हैं, ई या ई आ रहे हैं, ऊ या ऊ आ रहे हैं, ई या ई, ऊ या ऊ और री आ रहे हैं, तो इनका परिवर्तन ए में, इनका परिवर्तन ओ में, इनका परिवर्तन अर में हो जाता है। ऐसा ये नियम कह रहा है। तो इसको, इसके बजाय हम किस पर ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, परिभाषा स्वयं से क्रिएट करिए। दूसरे रूपों में क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी लंबी परिभाषा अगर बनानी है तो क्या क्या आप कहेंगे, अ या आ के बाद ई या ई आते हैं तो उनका परिवर्तन ए में हो जाता है, और अ या आ के बाद ऊ या ऊ आते हैं तो उनका परिवर्तन ओ में हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से अ या आ के बाद री आते हैं तो इनका परिवर्तन अर में हो जाता है। ऐसा हम परिभाषा लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल जो है, मूल निहितार्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी हमारा ए ओ अर ही आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये अर है तो अ अलग है, र अलग है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, एक ही में नहीं है। आप लिखने के लिए वैसे लिख सकते हैं एक ही में, लेकिन बाद में जोड़ने में थोड़ी सी परेशानी आपको आएगी, इसलिए मैं इसको ऐसा आपको पहले बता दे रहा हूँ। अब मैं उदाहरण करता हूँ, उदाहरण से ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए कि इसका हम उदाहरण करते हैं, अ या आ के बाद जो है ई या ई आते हैं तो इसका हम करते हैं, उदाहरण करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि शब्द लिखा गया, आसान शब्दों से लेते हैं। एक शब्द लिखा जाता है, नौ लिखा जाता है। ठीक है, धन जो है इति लिखा जाता है। बड़ा फेमस शब्द है और बहुत ही आसान है। नौ लिखा गया और इति लिखा गया। यहां पर देखिए, यानी आ किया गया, यह अ या आ के बाद बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो है नौ का अंतिम वर्ण क्या है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था। कोई फार्मूला नहीं, कोई नियम कानून नहीं, सीधा सीधा उतारिए और उसको उतार के जो बचता है उसको रख दीजिए। यानी विशुद्ध रूप से आप इसको कह लीजिए आम जनमानस की भाषा में। इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नहीं बात है कि जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, और कोई ऐसे नियम नहीं बता रहा हूं कि जो आपको याद करना पड़ेगा। केवल आप करिए क्या, गुण स्वर संधि को, इसको आप याद कर लीजिए, परिभाषा को याद कर लीजिए, बस। तो यहाँ पर नौ है और नौ का अंतिम वर्ण क्या है, नौ का अंतिम वर्ण क्या होता है, अ होता है। नौ का अंतिम वर्ण अ होता है। मैंने आपको इस बात को वर्तनी विश्लेषण में बता चुका है
कि बर्तनी विश्लेषण आप पढ़ लीजिए, उसमें मैं बता चुका हूँ कि कैसे यह अ आ रहा है। अगर 9 है, 9 में से अ निकल गया तो बचा क्या? जो बचता है उसी को लिखिए, तो बचेगा क्या? आधा 9 बचेगा। ठीक है, इसके बाद यह क्या है? इति में से क्या मिलेगा? ई मिलेगा, बच क्या जाएगा? ती बच जाएगा। ठीक है, जो बचा इसे आप उतार दीजिए। अब ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, यदि अ या आ के बाद ई या ई आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं यदि अ या आ के बाद ई या ई आते हैं, यानी इसके बाद अ के बाद चाहे ई आए या अ के बाद ई आए या अ के बाद बड़ी ई आए, बात एक ही है। कोई आएगा तो ए में परिवर्तित होगा, आ के बाद ई आता है या आ के बाद बड़ी ई आता है, तभी भी क्या ये परिवर्तित होगा? ए में ही परिवर्तित होगा, यानी किसी भी रूप में आएगा तो यह ए में परिवर्तित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि अ के बाद क्या आ गया? ई आ गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? अ के बाद ई आ गया। तो जब अ के बाद ई आ गया तो क्या होगा? यह दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। यह दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। अब 9 में क्या करिए? ए को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा, और ती को यहाँ पर उतार दीजिए, यह क्या हो गया? नेति हो गया। नेति मतलब होता है बार बार, पुनः पुनः। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम शब्द पर बात करते हैं, अगले शब्द पर बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, रमाधन ईस पर हम बात करें, रमाधन ईस पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, यहां से क्या मिला? आ मिला, बच क्या गया? र, और आधा म बच गया। यहाँ से क्या मिला? बड़ी ई मिला, बच क्या गया? स बच गया। अब ये देखिए, आ और ई मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? आ और ई मिलकर के ए का ही निर्माण करेंगे। तो यह र हो गया, म में ए मिला तो में हो गया, और ये क्या हो गया? श हो गया। यानी अगला शब्द क्या बन गया? रमेश बन गया। यानी कि ये क्या है ना, कि आप जो भी देखेंगे, एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि जो भी देखेंगे गुण स्वर संधि की गुण स्वर संधि में जो भी शब्द आप देखेंगे, उसकी एक विशेषता क्या है कि उसमें एक ही मात्रा आएगी, यानी एक मात्रा आएगी, चाहे वह ए की आवे और चाहे वह ओ की आवे। अगर एक मात्रा आती है तो क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। ऐसा 95% होता है, 5% नहीं होता है। बहुत ऐसी शब्दावलियां हैं कि जो ए की मात्रा भी हैं, ओ की मात्रा भी हैं, लेकिन वह गुण स्वर संधि नहीं है, वह अलग संधि हैं, वह व्यंजन और विसर्ग भी हैं। लेकिन 95% होता क्या है? अगर ए की मात्रा आता है और ओ की मात्रा आता है तो आप क्या कहेंगे? गुण स्वर संधि कह सकते हैं। और खंडन कहाँ से होगा? जहाँ से यह मात्रा लगेगा, जहाँ पर, वहीं से क्या करते हैं? हम खंडन करते हैं। अभी अन्य शब्दावलियों पर हम बात किया जाए तो देखते हैं कि क्या होता है। अब मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं, ओ का उदाहरण लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा गया है चंद्र, लिखा गया है, ठीक है, और लिखा गया है उदय, लिखा गया है। आसान शब्दों पर बात किया जाए पहले। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर क्या मिल गया? ऊ मिल गया, बच क्या गया? दय उतर गया। यहां पर क्या मिला? अ मिला, बचा क्या?
च आधा न और द्रव में हलंत लगा दीजिए। चंद्र में द्रव में हलंत लगा दीजिए तो आधा हो जाएगा। अब अ और उ मिलकर के किसका निर्माण करेगा? तो अ और उ मिलकर के ओ का निर्माण करता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा आधा न और इसमें द्रो ओ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्रो हो जाएगा और यहाँ पर दय उतर जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? चंद्रोदय बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपने देखा क्या हो गया? ओ की मात्रा आ गई और ओ की मात्रा भी कैसी आई? एक आई। यानी अगर ओ की मात्रा भी एक आती है तो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगा और जहाँ पर ओ की मात्रा आएगी वहीं से क्या होगा? खंडित होगा, वहीं से क्या होगा? टूटेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि शब्द लिखा गया है यज्ञोपवीत लिखा गया है। मान लीजिए शब्द क्या लिखा गया? यज्ञोपवीत शब्द लिखा गया है। ठीक है, आसान तरीके से समझिए ताकि आपको बातें पूरी समझ में आ जाए। एक बार में संधि को क्लियर कर लीजिए, बार बार आपको समझना ना पड़े, बार बार आपको पढ़ाना ना पड़े। मैंने बताया जहाँ पर ओ की मात्रा आएगी वहीं से क्या होगा? खंडन होगा। तो पहली चीज आपको खंडित कहाँ से होगा? यहीं से। ठीक है, तो जब यहाँ से खंडन होगा, मान लीजिए आपको खंडन करने नहीं आता है तो चार विकल्प तो दिए रहेंगे ना, जब भी पूछा जाएगा कि कौन इसमें यज्ञोपवीत का कौन सा सही है, तो चार विकल्प यज्ञ धनुपवीत, यज्ञोधनपवीत, कुछ भी तो देगा। तो आप चार विकल्पों में देखिएगा कि जो भी दिया रहेगा उसमें एक ही विकल्प सही रहेगा। प्राय आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, और जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और टेस्ट कराऊंगा तो उसमें भी आपको और बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर क्या है? हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। इसके बाद से अलग से हम क्या करेंगे? आप लोगों को एक केवल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे। यानी विगत जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सारे परीक्षाओं को जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा और कुछ नए क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाएगा जो आने की संभावना है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तब यहाँ पर देखिए, तो यहीं से टूटेगा तो टूटेगा क्या? यह यज्ञ टूटेगा, यज्ञ, और धन क्या टूटेगा? उपवीत टूटेगा। यज्ञ धन उपवीत, यह मिलकर के क्या हो जाएगा? यज्ञोपवीत हो जाएगा। यानी आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यज्ञोपवीत हो जाएगा। यहाँ एक मात्रा देख करके भी आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि यह कौन सी संधि है। शब्द आप कोई लीजिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हम अगर मान लीजिए कि शब्द लिखे, शब्द मैंने प्राण धन उत्सर्ग लिखा, ठीक है, उत्सर्ग लिखा। अब इसको आप जोड़िएगा तो देखिएगा कि बनेंगे क्या? प्राणोत्सर्ग बनेगा। ठीक है, प्राणोत्सर्ग बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी अगर हम खंडन करेंगे तो ड़ पर एक मात्राओं पर खंडन करेंगे। अगर मान लीजिए लिखा गया है, शब्द लिखा गया है भाग्योदय लिखा गया है, भाग्योदय लिखा गया है, तो आप बताइए कि खंडन कहां से होगा? यहां से होगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है राकेश लिखा गया है, ठीक है, तो खंडन कहां से होगा? यहां से होगा। राका धन ईस, राकेश, यानी एक की मात्रा यह बता रहा है। अगर सपोज दैट
इसके अलावा भी शब्द लिखा गया, मान लीजिए लिखा गया लंबोदर, लिखा गया लंबोदर, लिखा गया लंबोदर, तो टूटेगा कहां से? ओ से ही टूटेगा। ठीक है, हम जो शब्द लिखते हैं, कौन सा शब्द लिखते हैं, कौन सा शब्द नहीं लिखते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो हम लिखते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। या कोई भी शब्द आपके आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, अगर एक मात्रा है तो वहीं से हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे। और 4 विकल्प दिया रहेगा तो उसके आधार पर भी क्या करते हैं, हम जान जाते हैं। मान लीजिए कि रोगोपचार लिखा गया है, रोगोपचार, रोगोपचार, तो रोग धन उपचार क्या हो जाएगा, रोगोपचार हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है ग्रामोत्थान, लिखा गया है ग्रामोत्थान, तो ग्राम धन उत्थान क्या हो गया, ग्रामोत्थान हो गया। अन्योदर लिखा गया है, अन्योदर लिखा गया है, तो अन्य धन उदर क्या होता है, अन्योदर होता है। सह धन उदर क्या होता है, सहोदर होता है। तो सहोदर मतलब क्या होता है, भाई होता है, सहोदर। सह धन उदर, सह माने साथ में, उदर मतलब पेट, यानी एक ही माँ के पेट से उत्पन्न बालक को ही, पन्न पुत्र को ही हम क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। तो क्या है कि जो भी शब्द यहाँ पर आते हैं, चाहे वह ए के आते हैं और चाहे वह ओ के आते हैं, कोई भी शब्द अगर आता है, एक मात्रा लगा रहता है, तो वहाँ पर यह समझिएगा 95% जो है आपको गुण स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन जब हम व्यंजन और विसर्ग की बात करेंगे तो अगर ओ की बात आएगी तो पुनः वहाँ हम इसकी तुलना आपकी करा देंगे और उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर वहाँ पर कोई शब्द है तो वह शब्द यहाँ से मैच नहीं करेगा, यानी आप बाइफरकेट कर लेंगे, आप अलग कर लेंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए कि अगर ओ की मात्रा, जैसे यशोदा में ओ की मात्रा आ गया, मनोहर में ओ की मात्रा आ गया, तो हम जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और एक तुलनात्मक अध्ययन भी हम क्या करेंगे, करा देंगे, तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं वह देखा जाए। यानी हमने 2 पर बात किया, यह एक जो है एक पर बात किया, यानी ए की मात्रा पर बात किया, और एक जो है ओ की मात्रा पर बात किया, यानी अ ई मिलकर के ए, अ उ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं, ऐसा मैंने बात किया। तीसरा इसका क्या रूप है, तीसरा रूप है री का रूप है। यदि अ या आ के बाद क्या आते हैं, री आते हैं, तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, अर में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा यह कहता है। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए लिखा गया है शब्द, लिखा गया है धन ऋषि, लिखा गया है, ठीक है। देखिए इसको कायदे से समझिएगा तो ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आप ये जानते हैं शब्द धन ऋषि, सप्तर्षि, कण्व धन ऋषि, कर्मर्षि, राजा धन ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मर्षि, आप जानते हैं। लेकिन बन कैसे रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर बनाना आ गया तो पुनः रटने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां से जो है क्या मिलेगा, अ मिलेगा, ठीक है। बच जाएगा उसको आप उतार दीजिए, श आधा प और त आप उतार दीजिए। यहां से क्या मिलेगा, री मिलेगा, यहां से अ मिला, यहां से क्या मिला, री मिला, ठीक है। बच क्या गया, सी बच गया। जो बचा उसे उतार दीजिए। यहां पर ये देखिए
ओ और री मिलकर के क्या बना रहे हैं, अर बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू नियम। मैंने आपको बताया था ओ या आ के बाद री आता है तो वह अर का निर्माण करता है। अब ये देखिए तो में ओ मिल जाएगा, यह तो में ओ मिल जाएगा तो पूरा तो हो जाएगा, यानी कि यह क्या बन जाएंगे, यहां पर देखिए यह क्या बन रहा है, श आधा प, यह पूरा तो, फिर आधा रो बच गया है, फिर सी बच गया है, सप्तर्षि, ऐसा है। यह रो उठ करके कहाँ चला जाएगा, सी पर चला जाएगा, क्योंकि ये रेफ रो है, ये जहाँ पर लिखा जाता है उसके बाद लगता है, या जिस पर लगता है उसके पहले इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है। तो यह लिख दिया जाएगा क्या, सप्तर्षि लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ये निर्माण करेगा। एक शब्द पर और हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि लिखा गया है, कण्व लिखा गया है, ठीक है, कण्व लिखा गया है और धन ऋषि लिखा गया है, ऋषि लिखा गया है, धन लगाइए। यहां से क्या मिला, ओ मिला, ये तो क्लियर हो गया। बच क्या गया, क, आधा ड़ और आधा व के नीचे क्या लगा दिए, हलंत लगा दीजिए। यहां से क्या मिल गया, री मिल गया, ठीक है। बच क्या जाते हैं, सी बच जाते हैं। अब अ और री, अ और री मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, अर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए क, आधा ड़, यह व में अ मिल जाएगा तो पूरा व हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पूरा व हो जाएगा। यह आधा र हो जाएगा, यह सी हो जाएगा। ऐसा ही आपका बचा, यह र उठ करके कहाँ चला जाता है, सी पर चला जाएगा, और यह शब्द जो बन जाएगा, यह बन जाएगा कण्वर्षि बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने आपको वर्तनी विश्लेषण में र के बारे में पढ़ा चुका हूँ। र कितने प्रकार के होते हैं और वह कैसे कैसे लिखे जाते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो यहाँ पर जैसा बनता है उसी को हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, अब यानी ये रहा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हमने देखा कि पहली चीज एक मात्रा, एक ही ओ की अगर आता है तो गुण स्वर संधि 95% ऐसा होता है। और मैंने खंडन भी किया और आपको मंडन यानी जोड़ा भी और तोड़ा भी, दोनों रूपों में हमने इसको बताने का आपको प्रयास किया। आप बहुत सारे उदाहरणों पर पीडीएफ, मेरे नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और उसमें अनेकानेक उदाहरण हैं और सभी उदाहरणों पर आप एक बार चर्चा यानी अपने मन से, अपने स्वयं से आप लगाइएगा, यानी स्वयं से आप इसको जोड़िएगा तो आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद से अगली जो संधि होती है वह वृद्धि स्वर संधि की होती है। यानी अगले अगर हम संधि पर बात करें तो वृद्धि स्वर संधि पर हम चलते हैं। यहाँ देखिए पुनः हम उस पर आते हैं, परिभाषा पर आते हैं और परिभाषा वृद्धि स्वर संधि की हम देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि कहता क्या है। जैसा कि हम जो है पहले भी बता चुके हैं आपको कि परिभाषा जैसी किताबों में रहती है वैसी की बात, वैसा भी मैं बता चुका हूँ और उसका नया रूप कैसे हम अब पढ़ें उसको भी हम बता रहे हैं। तो जरा किताबों वाला भी देखते हैं, जो बुक में लिखा गया है उस रूप में देखें। ये वृद्धि स्वर संधि है, संस्कृत में इसका सूत्र होता है वृद्धिरेच। ठीक है, यहां देखिए कह रहे हैं यदि अ के बाद यानी अ या आ के बाद, ठीक है, पहला चीज अ या आ के बाद ए या ए आते हैं तो दोनों के स्थान पर ए
तथा ओ या औ आते हैं तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये परिभाषा कहती है। आप याद करते रह जाएंगे, याद होने वाला नहीं है। याद हो भी जाएगा तो थोड़ी कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा कि क्या है वो लगाया हुआ है। इसको आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए और कैसे याद किया जाए, इसको तोड़ दीजिए। मेरे साथ चलिए, यानी जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं अब इस रूप में पढ़िए। इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं। यदि अ या आ के बाद मान लीजिए कि क्या लिखा हमने, अ लिखा या आ लिखा, ऐसा हम लिख सकते हैं। यदि अ या आ के बाद क्या आते हैं, ए आते हैं या ए आते हैं, ठीक है, ए आते हैं या ए आते हैं, ठीक, ए आते हैं या ए आते हैं तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर? पहली लाइन। दूसरी लाइन कह रहे हैं तथा ओ या औ आए, यानी ओ या आ के बाद क्या आता है, ओ या औ आए, तो यहां दूसरा कॉलम बनाइए, ओ आए या औ आए, औ आए, आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि का एक प्रकार से सूत्र कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, अब जो कह लीजिए। परिभाषा स्वयं से अब निर्मित करिए, किताबी ज्ञान पर मत जाइए कि किताब क्या कहती है। पहली परिभाषा क्या हुई, यह जो लिखा गया है, अब इसको अपने रूप में लिखिए, कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसी रूप में आप लिखिए। पहली परिभाषा, यदि अ या आ के बाद ए या ए आते हैं, पुनः ओ या औ आते हैं तो दोनों मिलकर ए और औ का निर्माण करेंगे क्रमशः, ठीक है। दूसरी परिभाषा, यदि अ या आ के बाद ए या ए आते हैं तो यह मिलकर के ए का निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अ या आ के बाद ओ या औ आते हैं तो दोनों मिलकर के औ का निर्माण करते हैं, ऐसा ये परिभाषा बोल रहा है। अब यहां पर ये देखिए कि यह ए आ रहा है और ओ आ रहा है, तो यहां पर एक चीज आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, यह कि इसमें दो मात्राएं, ए का मतलब क्या होता है, दो मात्रा, ठीक है, यह ए होता है, और औ का मतलब क्या होता है, यह भी दो मात्रा होता है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है औ, और इसको ए कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ये दो मात्रा दिया जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है। यानी अगर मान लीजिए यहां पर हमने लिखा कै लिखा, ठीक है, और यहां पर कौ लिखा, ठीक, तो यहां पर ये ए की मात्रा है और यह क्या है, औ की मात्रा है, ऐसा ये नियम कह रहा है। अब पुनः इसी नियम को क्या करिए, आप फॉलो कर लीजिए। फॉलो क्या करेंगे कि जहां पर वृद्धि हो रही है, यह एक मात्रा की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इसलिए वृद्धि स्वर संधि हो गई। अब जहां पर वृद्धि हो गई वहीं से टूटेगा और वहीं जुड़ेगा भी, दोनों बात है। तो आगे हम चलते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने उदाहरण पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हमने शब्द लिखा, एक आसान शब्द लिखा एक, ठीक है, एक और आसान शब्द लिखी दिया एक, एक एक, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, तो यहां जो क है, क का अंतिम वर्ण मिलेगा, तो क का जो अंतिम वर्ण मिलेगा वही क्या होगा, वही यहां पर उतर जाएगा, यानी यहां पर अ उतर गया तो बच क्या गया, ए बच गया और आधा क बच गया। धन करिए, यहां से क्या मिला, ए मिला, बच क्या गया, क बच गया। अब ये कह रहे हैं
यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आते हैं तो ऐ का निर्माण करते हैं। ये आप ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, यानी यह ऐ का निर्माण करते हैं। अब यह ए हो गया, क में क्या मिला, ऐ मिला, तो कै हो गया, और पुनः ये क हो गया, उतर गया, तो यह बन क्या गया है, एक एक बन गया है। शब्द क्या बना, एक एक बना। ठीक है, आप कोई भी शब्द लीजिए, एक एक हुआ। अब मैंने आपको बताया टूटेगा कहाँ से, जहाँ से ये मात्रा दीर्घ हो रहा है यहीं से टूटेगा, चाहे कुछ भी हो तोड़ें, टूटेगा यहीं से, तो एक धन एक टूट जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है, शब्द लिखा गया पुत्रेषणा लिखा गया, ठीक है, ऐसा शब्द लिखा गया, पुत्रेषणा शब्द लिखा गया, टूटेगा कहाँ से, त्रय से टूटेगा। अगर आप नहीं तोड़ पाते हैं तो चार विकल्प तो दिए रहेंगे ना। पहली चीज ये तो जान गए कि ये दीर्घ स्वर संधि है, डबल मात्रा लगा, एक क्लियर हुआ। दूसरा, अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो चार विकल्प उसमें दिया रहेगा। और ऐसा होगा नहीं कि आप 10-20 अगर कर ले जाते हैं, उदाहरण कर ले जाते हैं, तो आपको जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि अगर नहीं आता है तो चार विकल्प इसके एग्जाम में बनाए रहेंगे और उसी में क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर इसी से त्रय से टूटेगा तो यह पुत्र हो जाएगा और धन क्या हो जाएगा, एषणा हो जाएगा। एषणा मतलब होता है चाह, लालच, कामना, यानी पुत्र की चाह, पुत्र की कामना, पुत्र का लालच, ऐसा पुत्रेषणा। ऐसे अगर हम वित्तेषणा लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा क्या, वित्तेषणा लिखा, तो वित्तेषणा लिखा तो यानी वित्त धन एषणा, वित्तेषणा, वित्त धन ऐषणा, एषणा वित्तेषणा होता है, यानी वित्त की चाह, वित्त की कामना, वित्त की लालच, वित्तेषणा। हमने अगर मान लीजिए बड़े एक फेमस शब्द है और वो शब्द है सदा धन एव, सदैव, ठीक है, सदैव है। सदैव को हम कैसे, दो से तोड़ेंगे यहां से, तो टूटेगा क्या, सदा टूटेगा और धन क्या टूटेगा, एव टूटेगा। ठीक, अगर हम लिखते हैं मत धन ऐक्य लिखते हैं, मत धन ऐक्य लिखते हैं, तो यह क्या बनता है, मतैक्य बनता है। ठीक है, बनेगा क्या, मतैक्य बनेगा। आगे हम अगर ओ पर बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि शब्द मैंने लिखा वन धन औषधि लिखा, वन धन औषधि लिखा, तो क्या बना, यह वनौषधि बनेगा, बनेगा कि नहीं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां से क्या मिला, अ मिला, बच क्या जाते हैं व और आधा न, यहां से क्या मिला, औ मिला, बच क्या जाते हैं, शद ही बच जाते हैं, सदी बच जाते हैं। अब अ और औ मिलकर के क्या निर्माण करेगा, औ का ही निर्माण करेगा, यानी औ का ही निर्माण करेगा। तो 9 में औ मिल गया तो 9 हो गया, और ये बनेगा क्या, वनौ शधि। शब्द क्या बना, वनौषधि बना। ठीक है, अगर एक शब्द और लेते हैं, मान लीजिए लिखा गया है जल, लिखा गया है
धन ओक लिखा गया है। क्या लिखा गया? जल लिखा गया और धन ओक लिखा गया। यहाँ पर देखिए क्या मिला, अ, बच क्या गया, ज और आधा ल। यहाँ से क्या मिला, ओ मिला, बच क्या गया, क। अब यहाँ पर अ और ओ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। तो बन क्या जाएगा, ज, ल में अ मिलेगा तो ल, और ये क्या हो जाएगा, क। शब्द बन क्या गया, जलौक बन गया। शब्द बना क्या, जलौक बन गया। यानी कि आप जो है, ओक मतलब होता है अंजुलि, ठीक है। यानी जल की अंजुलि को ही हम क्या कहते हैं, जलौक कहते हैं। यानी शब्द जो भी मिलेगा, हमको इससे मतलब नहीं है और आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो शब्द क्या देते हैं। शब्द जो भी जे अगर हमको जोड़ने आता है तो हम क्या कर ले जाते हैं, निकाल ले जाते हैं। हम उस संधि को गलत नहीं होने देते हैं। तोड़ना हम बता दिए आपको। सामान्य रूप में क्या है, एक मात्रा गुण और डबल मात्रा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या है, हमारी संधियां, यानी हमने जो है इन संधियों पर बात किया। तो मैं पहले भाग में संधि के बारे में और दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण और वृद्धि के बारे में आपको मैंने बताया। यानी मुझे ये विश्वास है कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आए हुए प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करिए और कुछ नए प्रश्नों पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीट मेरी पीडीएफ ले लीजिएगा, अगर नहीं है तो उससे लेकर के आप पुनः प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो निश्चित तौर पे आपके जितने भी संदेह हैं वो सभी संदेह क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और आप जो यह कठिन चैप्टर है संधि का, वह चैप्टर आसान हो जाएगा, वो भी बिना फार्मूला के, बिना किसी ट्रिक के, केवल परिभाषा के आधार पर। तो ठीक है, आज हम जो है यहीं पर विश्राम देते हैं और पुनः नेक्स्ट वीडियो में हम यण के बारे में चर्चा करेंगे और अयादि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।